हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम। आप सबका पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। बिना देरी करते हुए अपने जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य है। ये चीज पूछी हुई है हमसे। सबसे पहला जो कथन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। दूसरा अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है वह लाहौर का गवर्नर था। तीसरा दिया हुआ है उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दूसरा दिया हुआ है वह लाहौर का गवर्नर था। नहीं जी, लाहौर का गवर्नर नहीं था। किसका गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, उसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। हाँ, रजिया सुल्तान जिसका आपने नाम सुना हुआ है उसको मनोनीत किया था। यानी पहला और तीसरा तो अपना सही है, दूसरा गलत है। इसलिए अपना आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपने पूरी डीप हिस्ट्री जो है इस चीज की, एक एक पॉइंट को पूरे ब्रीफ से एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर अपने चलेंगे तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत आती है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जो है हिस्ट्री पता लगानी पड़ेगी। अगर मैं दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे बात करूं, अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो पांच वंश अपने को देखने को मिलते हैं। पांच जो ऐसे वंश थे जिन्होंने रूल किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आते हैं उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो वंश आता है वो कौन सा आता है भैया? गुलाम वंश आता है। दो नंबर पे जो वंश आता है वो कौन सा आता है? खिलजी आता है। दो नंबर पे कौन सा आएगा? खिलजी वंश आएगा। ठीक है, तीन नंबर पे कौन सा आएगा? तुगलक वंश आएगा। चार नंबर पे भैया कौन सा आएगा? सैयद वंश आएगा। चार नंबर पे आएगा सैयद वंश। और पांच नंबर पे भैया कौन सा वंश आएगा? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर ये पांच ही वंश हुए थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, गुलाम वंश को इंग्लिश के अंदर गुलाम या स्लेव बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश को खिलजी ही बोला जाता है। खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद में तुगलक वंश आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में चार नंबर पे आते हैं सैयद। और पांच नंबर पे लास्ट के अंदर क्या है? लोधी। ये जो पांचों वंश है ये किसके अंदर आते हैं? दिल्ली सल्तनत के अंदर। दिल्ली सल्तनत के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनका क्रम पूछ लिया जाता है भैया, कि क्रम वाइज बताओ सबसे पहले कौन सा वंश आया था, दूसरे नंबर पे कौन सा था। अलग अलग ऑप्शन देके पूछा जाता है। इस बार भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें जो ये वंश हुए हैं उनके क्रम पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसको याद करने की एक आपको मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे कौन सी है ट्रिक? देखिए, जीके तुम सारी लिखना। ये लो भैया, छोटी सी ट्रिक है। पांचों के पांचे आपको एक सीरियल के अंदर एक ऑर्डर के अंदर याद हो जाएंगे। जी के तुम सारी लिखना, यानी जी से क्या आएगा? गुलाम वंश, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद और एल से लोधी। बिल्कुल सिंपल है, कोई कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है, आपको याद हो जाएगी। एक नंबर का क्वेश्चन जो है ये पक्का आता है कि ऑर्डर के अंदर बताइए इनका क्रम क्या है भैया। ठीक है, उसके बाद अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। अपने किसके बारे में पढ़ना है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में जो हमारा प्रश्न था। ठीक है, इसलिए सबसे पहले कहां पे चलना पड़ेगा? गुलाम वंश पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहला जो वंश आता है वो कौन सा आता है? गुलाम वंश। सबसे पहला वंश कौन सा आता है भैया? गुलाम वंश आता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। गुलाम वंश के अंदर जितने भी शासक हुए, जितने भी राजा हुए, वो सब अलग अलग वंश से थे। उन्होंने अपना अलग वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले इसके अंदर देखने को मिलता है वो कौन है?
कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है सबसे पहले एक नंबर पे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश की स्थापना की, कौन सा? कुतुबी वंश की। कौन से वंश की स्थापना की थी? कुतुबी वंश की। 2 नंबर पे जो नाम आता है वो आता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने भैया कौन से वंश की स्थापना की थी? शमशी वंश की। कौन से वंश की? शमशी वंश की स्थापना की थी। 3 नंबर पे आता है बलबन का नाम, और बलबन का जो वंश था वो इसके नाम से ही है, बलबनी वंश, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। कौन से वंश की स्थापना की थी? बलबनी वंश की स्थापना की थी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर गुलाम वंश जो है वो अपने पढ़ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की, इल्तुतमिश ने शमशी वंश की स्थापना की, बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की, तो फिर गुलाम वंश कौन सा था भाई? तो भैया कुतुबी वंश का नाम क्या रखा गया था? गुलाम वंश। कुतुबी वंश को क्या बोला जाता है? गुलाम वंश बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कुतुबी वंश का दूसरा नाम क्या है? गुलाम वंश। कुतुबी वंश को किस नाम से जाना गया? गुलाम वंश के नाम से जाना गया। और क्यों जाना गया भैया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों जाना गया? क्योंकि इसका संस्थापक कौन था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका संस्थापक कौन था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये कौन था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक? ये एक गुलाम था, या दास कह लो आप, दास या गुलाम, किसका था ये? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का गुलाम था भाई। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इसलिए इसके वंश का नाम भी क्या रख दिया गया? गुलाम वंश रख दिया गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया कि इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा। गुलाम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि अगर बचपन की बात करूं मैं, अब अपने देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, देख लेते हैं थोड़े से पॉइंट। अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे बात करूं, तो बचपन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है, बचपन के अंदर क्या था कि ये अपने माता पिता से बिछड़ गया था, ठीक है, और इसे निशापुर के बाजार के अंदर लाया गया था। कहाँ पे लाया गया? निशापुर के बाजार के अंदर। निशापुर के बाजार के अंदर इसे लाया गया था, और इसे एक बंदे ने खरीद लिया था भैया। एक बंदे ने खरीद लिया था, और जिस बंदे ने इन्हें खरीदा था उसका नाम क्या था भैया? उसका नाम था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ये नाम बहुत बार पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर के बाजार में किसने खरीदा था, तो उसका आंसर आएगा फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, ये नाम आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इसको गुलाम बनाकर, ऐबक को गुलाम बनाकर कहां भेज दिया गया? मोहम्मद गोरी के पास भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी जो था, इसने एक पद दिया था इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, पद यानी पोस्ट, एक पोस्ट दी थी। कौन सी थी भैया? अमीर आखुर की पोस्ट। अमीर आखुर की पोस्ट किसने दी थी ऐबक को? मोहम्मद गोरी ने दी थी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं भैया, ये जो ऐबक था कौन सी जनजाति से था? तुर्क जनजाति से था। ठीक है, तुर्किस्तान से थे भैया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, एक हिस्टोरियन हुए थे, इतिहासकार, एक इतिहासकार हुए, यानी हिस्टोरियन, उनका नाम है हबीबुल्ला। हबीबुल्ला नाम के एक इतिहासकार हुए, एक हिस्टोरियन हुए। उन्होंने क्या कहा, थोड़ी सी स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। हिस्टोरियन हुए, हबीबुल्ला नाम था उनका। उन्होंने भैया कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नाम दिया था, किस नाम से? उन्होंने कहा था मामलुक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा था? मामलुक कहा था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कहा किसने था? हबीबुल्ला। ये क्या थे? एक इतिहासकार थे। ठीक है, अब मामलुक होता है ना, इसके बारे में पूछा जाता है कि भैया ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। सबसे पहले जो इसका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अरबी भाषा का शब्द है ये। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इंग्लिश के अंदर और लिख देता हूं, अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि मामलुक किसके बारे में कहा गया था, किसने कहा था?
कौन सी भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है भैया, है क्या किसी को पता? इसका मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, ये होता है भाई इसका मतलब। ये बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ गया था ये बक, ठीक है। उसके बाद एक बात और, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐबक जो है इसका मतलब क्या होता है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पूरा नाम था, तो ऐबक का यहाँ पे मतलब क्या है? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो भैया ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी, स्वामी मतलब देवता को बोला जाता है, इंग्लिश के अंदर लॉर्ड ऑफ द मून ये बोला जाता है, ठीक है। ये लो भाई, एक बार इस स्लाइड का और स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं अपने। ये सब अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख रहे हैं कि उसका जीवन कहाँ से शुरू हुआ था। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, ठीक है। धीरे धीरे इसने किस तरीके से गुलाम वंश की स्थापना की, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का इसे संस्थापक माना जाता है, ठीक है। चलें क्या आगे? चलिए जी, अब आगे देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी के साथ इसने कई लड़ाइयां लड़ी थी। मोहम्मद गोरी के साथ मिलके दूसरे राजाओं के साथ लड़ाइयां लड़ी थी। कौन कौन सी लड़ाइयां थी, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, वो देख लेते हैं भाई। चलो जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टाइम था 1192 का। 1192 की बात करूं, एक लड़ाई हुई थी, कौन सी? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था भैया? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी के साथ कौन था भाई? मोहम्मद गोरी के साथ था ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस युद्ध के अंदर ये जीत भी गए थे। 2 नंबर पे अगर मैं बात करूं, 1194 के अंदर एक युद्ध होता है जिसे बोला जाता है चंदावर का, चंदावर का युद्ध, ठीक है। ये किसके खिलाफ लड़ा था भैया इन्होंने? ये लड़ा था भैया कनौज के राजा थे। कनौज आप सबने नाम सुना हुआ है, हिस्ट्री के अंदर बहुत बार देखते हैं। कनौज के राजा थे, कौन सा वंश था उनका? गढ़वाल वंश था। गढ़वाल वंश के राजा थे, उसका नाम क्या था भैया, क्या किसी को पता? कनौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को हराया था। गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, ये है भैया मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद एक पॉइंट और अपने पास सामने आता है 1197 की अगर मैं बात करूं, 1197 की अगर मैं बात करूं तो एक युद्ध हुआ था अनिलवाड़ा का युद्ध। अनिलवाड़ा का युद्ध, ठीक है। अनिलवाड़ा का जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर भैया क्या हुआ था, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी पता है इनके बारे में तो भैया आप कमेंट करके बता सकते हो चीजों को, एक बार देख लो अगर किसी को भी पता है तो। ये हुआ था भैया, गुजरात के राजा को हराया था। गुजरात के राजा को हराया था, और राजा का नाम क्या था भाई? भीमदेव द्वितीय। क्या नाम था? भीमदेव द्वितीय इसका नाम था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया गया है कि 1197 का युद्ध उसे कौन से नाम से जाना जाता है? अनिलवाड़ा के युद्ध के नाम से। राजा कहाँ का था? राजा था भीमदेव, कहाँ का था? गुजरात का था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक छोटी सी, ये तो इसकी 3 लड़ाइयां होगी जो इसने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर लड़ी थी, ठीक है। उसके बाद एक और टाइम आता है कि बुंदेलखंड के राजा को 1202 से लेके 1203 के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर क्या हुआ था? बुंदेलखंड के राजा को हराया था। उसका नाम क्या था भाई? बुंदेलखंड का जो राजा था उसका नाम था परमर्दी, ठीक है।
1202 से लेके 1203 के बीच में लड़ाई हुई थी और इसके अंदर किसको हराया था? परमर्दी देव को। ठीक है, बुंदेलखंड का राजा था भाई परमर्दी देव, इसको हराया था। उसके बाद बात कर लेते हैं 1205 से लेके 1206 के बीच में। अब ये जो पॉइंट है ना लास्ट के अंदर मैं लिखवा रहा हूं, यहां से कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश की स्थापना जो है वो शुरू हो जाती है। कैसे हो जाती है? 1205 से लेके 1206 के बीच में इन्होंने क्या किया था? एक विद्रोह चल रहा था। कौन सा विद्रोह था भैया? एक विद्रोह चल रहा था, यानी रिवोल्ट। ठीक है, इस विद्रोह का नाम क्या था? खोखरी विद्रोह। क्या नाम था? खोखरी विद्रोह का नाम था खोखरी विद्रोह। इस विद्रोह को दबाने में इसने हेल्प की थी बहुत ज्यादा। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी अपने लिख सकते हैं कि ऐबक ने खोखरी विद्रोह को दबाया था। दबाने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे अपने फिजिकली कोई बात करनी है, दबाने का मतलब है विद्रोह को खत्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पे किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा विद्रोह था? खोखरी विद्रोह। ठीक है, हुआ कब था? 1205 से लेके 1206 के बीच में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके राजा बनने की कहानी शुरू होती है 25 जून। तारीख इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना एग्जैक्ट तारीख। 25 जून 1206 के अंदर ऐबक का राज्याभिषेक होता है। क्या होता है? राज्याभिषेक का मतलब ये राजा बनते हैं। और राज्याभिषेक होता कहाँ पे है इसका? लाहौर के अंदर होता है भैया। और ये अपनी राजधानी भी किसको बनाता है? लाहौर को बनाता है। यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ मैं, राजधानी भी लाहौर को बनाता है। यहाँ से क्या होता है कि गुलाम वंश की स्थापना शुरू हो जाती है। अब ये राजा बन चुका है भैया। ठीक है, लेकिन इसने कभी भी अपने आप को मोहम्मद गोरी से स्वतंत्र घोषित नहीं किया भैया, ये इसकी खास बात थी। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से आप ऐसा कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और पॉइंट्स इनके बारे में देखते हैं भैया, जल्दी कीजिए। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता हो, जो भी चीजें मैं यहाँ पे करा रहा हूं, तो आप ऐसा कीजिए कमेंट में आंसर दे दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद में देख लेते हैं इनकी जो प्राप्तियां, जो उपलब्धियां थी या जो उपाधियां इन्हें दी गई थी, उनके बारे में एक बात कर लेते हैं हल्की सी पहले। अगर मैं यहाँ पे बात करूं उपाधि की, इन्हें कई नामों से जाना जाता था। ठीक है, उपाधियों की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है यहाँ पे? इसे क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श कहा जाता था। किसे कहा जाता था भाई लाख बख्श? लाख बख्श। लाख बख्श कहा जाता था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और क्यों कहा जाता था? इसका मतलब क्या होता है? लाखों का दान करने वाला। जो बंदा लाखों का भैया दान करता है उसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श। अगर आप भी जॉब लगने के बाद लाखों का दान करोगे तो आपको भी क्या कहेंगे? लाख बख्श। उसके बाद देखो भैया और क्या कहा जाता था? पील बख्श कहा जाता था। पील बख्श क्यों कहा जाता था? जो हाथियों का दान करता है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाथियों का दान करने वाला उसे पील बख्श कहा जाता है। ठीक है, और देखिए भैया इन्हें हातिम दरित्या भी कहा गया था। हातिम दरित्या किसने कहा था भैया? मिनहाज सिराज ने इन्हें क्या कहा था? हातिम दरित्या कहा था। ठीक है, ये पॉइंट आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो या बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्हें कुरान खां भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरान खां। कुरान खां इसलिए कहा जाता था क्योंकि बचपन के अंदर ही इन्हें कुरान की बहुत अच्छी नॉलेज थी। कुरान का ज्ञान था। कुरान का ज्ञान था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कुरान खां कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? अगर आपको कोई भी इनकी उपाधि के बारे में पता है तो आप कह सकते हो भैया। कौन सी थी? एक थी मलिक। मलिक भी इन्हें कहा गया, और सिपे सालार। सिपे सालार भी इन्हें कहा गया था। ये तो थी इनकी उपाधियां। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। लाख बख्श, पील बख्श, हातिम दरित्या किसने कहा? कुरान का किसने कहा? मलिक और सिपे सालार इन्हें किसने कहा था? ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कीजिए। 1208 का एक टाइम था। 1208 का टाइम था। मोहम्मद गोरी का भतीजा था भाई। मोहम्मद गोरी का क्या था? भतीजा।
मोहम्मद गोरी का भतीजा था, उसका नाम बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो क्या नाम था उसका? गयासुद्दीन महमूद उसका नाम था। इसने क्या दिया था कि जो अपना क्या ऐबक की बात कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, भैया मेरे को बताओ गुलाम किसका था? कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो किसका गुलाम था? वो गुलाम था भैया मोहम्मद मोहम्मद गोरी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी का भतीजा था ना जो गयासुद्दीन मोहम्मद, इसने क्या किया कि गुलाम मुक्ति पत्र दिया था। कौन सा मुक्ति पत्र? इसने ऐबक को 1208 के अंदर, ये टाइम पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या दिया था? गुलाम मुक्ति पत्र। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर भैया, इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट कर लेना आप। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अक्सर। गुलाम मुक्ति पत्र किसने दिया था? गयासुद्दीन महमूद ने दिया था। किसको दिया था? ऐबक को दिया था। गयासुद्दीन महमूद कौन था भैया? मोहम्मद गोरी का भतीजा था। ठीक है, ये इतने पॉइंट नोट करो भैया, या इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो हाथों, हैंड टू हैंड। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब देख लेते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने किन किन चीजों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो वो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसने बनवाई थी। निर्माण की अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो सबको पता है, कुतुब मीनार का आता है। कुतुब मीनार का नाम आता है। ठीक है, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने शुरू करवाया था भैया? निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो शुरू तो भैया करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे मैं ऐबक लिख रहा हूँ सीधा ही, ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद मेरे को बताओ कुतुब मीनार का जो नाम है ये किसके नाम के ऊपर है? कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है या किसी और के नाम पर है? बच्चे अक्सर कुतुबुद्दीन ऐबक देख के इसका नाम इसी के नाम से सोचते हैं, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर होगा, बिल्कुल नहीं है जी ये बात। ये किसका? सूफी संत थे एक। अच्छा, किसी को भी ये नाम बहुत ज्यादा बार अपने सुनते हैं, किसी को भी अगर ये नाम पता हो तो भैया एक बार बता दो, कमेंट के अंदर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम रखा गया था कुतुब निर्माण का। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है कि ऐबक ने कितनी मंजिल का निर्माण करवाया था? तो एक ही मंजिल का ये भैया निर्माण करवा पाया था। एक ही मंजिल का ये क्या करवा पाया था? निर्माण करवा पाया था। ठीक है, उसके बाद में बात किसकी आती है? उसके बाद में यहाँ पे इसी के अंदर एक पॉइंट आता है, देखिए कौन सा पॉइंट आता है। एक मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद में आता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश ने इसका जो निर्माण का काम है वो दोबारा से शुरू करवा दिया, और कितनी मंजिल और बनवा दी भैया? 3 मंजिल और बनवा दी। 3 मंजिल और बनवाने के बाद क्या हुआ कि इसकी एक, ये टोटल 4 मंजिला हो गया, पहले 1 मंजिल थी फिर 3 और बनवा दी, 4 मंजिला हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि एक मंजिल के ऊपर, एक मंजिल के ऊपर क्या होती है? बिजली गिर जाती है, जिससे वो नष्ट हो जाती है, बिजली गिरती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक, किसका नाम आता है? फिरोज शाह तुगलक जो था वो इसकी 2 मंजिल और बनवा देते हैं, 2 मंजिल और बनवा देता है बिजली गिरने के बाद। अब ये कितनी मंजिला हो जाती है? टोटल 5 मंजिला हो जाती है भाई, पहले एक फिर 3, अब टोटल 4 हो गई। एक मंजिल नष्ट हो गई, 4 में से एक नष्ट हो गई तो 2 और बनवा दी उसने, टोटल 5 मंजिल हो गई। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब ये जो कुतुब मीनार है इसके अंदर किस चीज का प्रमाण मिलता है भैया? इसके अंदर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली। इसके अंदर कौन सी शैली देखने को मिलती है? हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके जो वो थे इंजीनियर की, अगर मैं बात करूं आर्किटेक्ट की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो किसी को भी पता है क्या भाई इसके आर्किटेक्ट कौन थे भैया? किसी को भी अगर पता है कि वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार कौन थे भैया? अगर किसी को पता है तो फटाफट भैया कमेंट करके यहाँ पे बताओ क्या थे इसके वास्तुकार, क्या थे? फजल इबन अबुल माली,
ये नाम बहुत बार आता है। दूसरा जो कुतुब मीनार है ये बनी किससे हुई है भैया, तो ये बनी हुई है अबुल माली। ये बनी किससे हुई है भैया कुतुब मीनार, ये बनी हुई है, इस पॉइंट को नोट में लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किससे बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर से ये जो है बनी हुई है कौन सी, कुतुब मीनार। ठीक है, ये पॉइंट भैया आप फटाफट नोट कीजिए, या आप एक काम कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, थोड़े से पॉइंट और है वो देख लेते हैं इसके। ठीक है, चलिए। और इसने किस चीज का निर्माण करवाया था भैया, इसने करवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये पहली तुर्क मस्जिद थी भैया, पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके अंदर देख लेते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है निर्माण के अंदर, और एक ये लास्ट है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने करवाया था भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और ये है कहाँ पे, अजमेर के अंदर है भैया, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब एक पॉइंट यहाँ पे बता दो कि इसका जो मतलब नक्शा बनाया था वो किसने बनाया था, 2.5 दिन के झोंपड़े का जो मैप है वो किसने बनाया था, यानी नक्शा किसने बनाया था, ये बता दो। तो क्या नाम आता है, अबू बकर। अबू बकर ने इसका नक्शा बनाया था। ये लीजिए जी, ये आज की क्लास में अपने दिल्ली सल्तनत शुरू की थी, एक क्वेश्चन लेके आए थे। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स बनते हैं इनके बारे में वो सब अपनों ने एक बार किए थे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं भैया, याद होती हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये। ठीक है, यहाँ से क्या है कि गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में अपने शुरू किया था, ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपनों ने यहाँ पे पढ़ा है आज। ठीक है, उसके बाद में गुलाम, दो दिल्ली सल्तनत के अंदर वंश थे वो पढ़े थे, गुलाम वंश पढ़ लिया अपनों ने। ठीक है, गुलाम वंश के अंदर इसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, किस तरीके का इनका जीवन था भैया। ठीक है, और इनके बारे में जो जो मेन पॉइंट थे वो अपनों ने देख लिए यहाँ पे। और अगर बात करूं यहाँ पे तो इन्हें कौन सी उपाधियां दी गई थी वो देख ली अपनों ने। इन्होंने किस चीजों का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। ठीक है, कल की क्लास में इससे आगे, इस पॉइंट से जस्ट आगे चलेंगे, क्योंकि अपने इस सीरीज के अंदर एक बार पूरी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इसे अच्छे से रिवाइज करना, इन फ्यूचर आपको जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सब क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, पूरे ट्रेंड के अंदर ये चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप।